नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की जो वितान है उसका अंतिम अध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे। एन फ्रैंक की डायरी। काफ़ी विद्यार्थियों के तो देखिए ये दिमाग में शंका है कि वितान जो पुस्तक है उससे प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। छोटी सी पुस्तक है और 3-4 पार्ट जोड़े गए हैं, तो देख लेना चाहिए। आपसे व्याख्याता हो चाहे द्वितीय श्रेणी हो, आपको हर चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। इसलिए किसी भी चैप्टर को आप हल्के में न लेके चलें। एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए देखते हैं। एन फ्रैंक का जो जन्म हो वो 1929 में हुआ था, 12 जून 1929। कहाँ पर? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। और मृत्यु जो थी एन फ्रैंक की वो नाजियों के यातना गृह में 1945 में। तो ये जो डायरी है एन फ्रैंक ने लिखी वो 1929 से लेकर के 1945 के बीच की जो घटना है, जो कहानी है, उसको अपन पढ़ेंगे। आप लोगों को शुरू में तो ये काफ़ी बोरियत महसूस होती होगी अगर आपने आपने किसी से नहीं पढ़ा है या इस डायरी को आपने नहीं समझा है, तो बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड डायरी है। काफ़ी मतलब उत्सुकता मन में पैदा करती है, काफ़ी जिज्ञासा मन में पैदा करती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये 16 साल की कहानी है। देखिए 29 में शुरू हुई थी और 45 तक ये डायरी पूर्ण हुई। एक्चुअल में क्या हुआ कि फरवरी या मार्च के महीने में एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। मूलतः ये जो डायरी है वो डच भाषा में 1947 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी सबसे पहले डच भाषा में। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था दी डायरी ऑफ द यंग गर्ल नाम से। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। ये 1952 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, 1952 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित के रूप में, असंपादित के रूप में, आलोचनात्मक रूप में विस्तृत अनेक तरह के संस्करण अब तक दुनिया में आ चुके हैं। और इस जो डायरी है इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि कई चीज़ों का निर्माण हो चुका है। और ये डायरी किसी न किसी वजह से लगातार अब तक चर्चा में है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक जो पुस्तक है वो एन फ्रैंक की डायरी है। ध्यान रखिएगा, डच भाषा में है, मूलतः 1947 में प्रकाशित हुई। इसके पिताजी के द्वारा करवाई गई थी मूलतः सबसे पहले। फिर उसके बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल 1952 में। और इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो सूरज प्रकाश नाम करके एक बंदा है, उसके द्वारा हिंदी में इंग्लिश से अनुवाद किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा अपन डायरी में क्या होता है। देखिए डायरी मूलतः है डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई। इसके बाद में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल नाम से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने के नाम से ये इसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। अपने यहाँ पर पूरी डायरी नहीं है, पूरी डायरी तो बहुत बड़ी डायरी है। ये डायरी के पन्ने के नाम से युद्ध के चलते इतिहास बनते और बदलते हैं, बनते और बिगड़ते हैं, बदलते भी रहते हैं। होता है ना, युद्ध में ही तो होता है सब कुछ उथल पुथल। युद्ध से भौगोलिक नक्शा तक बदल जाता है, बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि भारत देश का नक्शा ही देख लीजिए आप, 1947 के विभाजन के बाद में तो ये स्थिति हुई। वरना तो भारत तो एक महान भूज लेने वाला शहर, एक देश है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों की जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त हो जाता है। हिरोशिमा नागासाकी आपके सामने आंखों देखा उदाहरण है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल नामो निशान ही खत्म कर दिया था अमेरिका ने उसका। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। जैसे जापान देख लो, अभी मैंने पीछे बोला है हिरोशिमा नागासाकी, उसका दंश आज भी झेल रहे हैं वहाँ के लोग। ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर किसी वृक्ष भी उगता नहीं है। अगर किसी की संतान हो जाती है तो वो अपाहिज पैदा होती है। पहली बात तो होती नहीं है, होती है तो अपाहिज पैदा होती है। आज भी 60-70 साल बाद ये स्थिति है। ये होता है युद्ध का दंश। 1933 की बात है कि मार्च के महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव हुए थे। वहाँ पर फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी में है, ये शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। तो इसमें हिटलर की नाजी पार्टी की जीत हो गई। अब हिटलर को सब जानते होंगे कितना क्रूर प्रवृत्ति का इंसान था। उसके तुरंत बाद उन्होंने यहूदियों के विरोध में प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, यानी यहूदियों को वहां पर पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। तब फ्रैंक परिवार था एक, उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा वो नीदरलैंड से एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। पहले ये कहाँ पर रहते थे?
नीदरलैंड में, बाद में एम्स्टर्डम शहर में चले गए। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा था। द्वितीय युद्ध शुरू हुआ था ना 1939 से, तब तक तो चलो ठीक था, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिल्कुल बिगड़ गए। जर्मनी का कब्जा हो गया था नीदरलैंड पे, यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। आम जनता ही मारी जाती है, युद्ध हो चाहे विश्व युद्ध हो चाहे कुछ भी हो। उन्हें तरह तरह के भेदभाव और अपमानजनक नियम कायदों के मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास में चला गया था, और जिसकी योजना तो पहले से बनाई जा चुकी थी, यानी योजना पहले बना ली परिवार ने कि अपन अलग जगह जाकर के रहेंगे, वहीं पर आराम से गुजर बसर करेंगे। लेकिन उनकी तात्कालिक कारण बना, इनकी बड़ी बहन थी एक मार्गोट। ये मार्गोट है, उसको सेंट्रल ऑफिस फॉर द जूश इम्प्लीकेशन का बुलावा आ गया। यहाँ से इनकी बड़ी बहन थी एन की मार्गोट, उसका बुलावा आया। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायने को देखते हुए फ्रैंक परिवार, यानी एक बड़ी बेटी थी घर की, उसका बुलावा यहाँ से आ गया, तो फ्रैंक परिवार चिंतित हो गया। कोई भी परिवार हो, चिंतित तो होना ही था, और तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय ले लिया कि यहाँ पर भेजने की बजाय तो अपन कहीं ना कहीं छुप जाएं तो फायदे में रहेंगे। ये अपने बदन पर कपड़ों के कई तहे जमाए, यानी बहुत सी ड्रेसें पहन ली, क्योंकि साजो सामान लेकर के निकलना संदेहास्पद बन गया था, क्योंकि कोई सामान लेकर के बाहर नहीं निकल सकता था। यहूदी पैदल थे, क्योंकि यहूदियों को किसी प्रकार की सवारी पर चलना भी मना था। देखो इतने पाबंद लगा दिए गए थे, कितनी गलत बात थी, लेकिन हुआ था ऐसा। उस उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ओटो फ्रैंक के दफ्तर। ओटो फ्रैंक ये एन फ्रैंक के पिता हैं। उनके दफ्तर के भवन के पिछवाड़े में एक 2 मंजिल का भवन था, जिन पर पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे से छिपी हुई थी, यानी पता नहीं चलता था कि पीछे कोई मकान है। यहाँ पर 2 मित्रों के परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। ये इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब ने के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली थी, यानी कई ईसाई तो इनको काफ़ी सहायता कर रहे थे, और 2 साल से कुछ ज़्यादा वक्त यहाँ पर वो काट लिए थे उन्होंने। 4 अगस्त 1944 को किसी ने यहाँ पर यानी जानकारी दे दी, उसके आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस का नाम है ये गेस्टापो है ना, हिटलर की खुफिया पुलिस थी, उसको पता चल गया। तो गोपनीय निवास पर छापा मारा, सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए, और यहूदियों के लिए बने हुए यातना गृह में इन सभी यहूदियों को भेज दिया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ हाथ में जर्मनी पराजय होने के बाद जब यातना गृह में कैदी यहूदियों को आज़ाद कराया गया, यानी जर्मनी जब हार गया था, हिटलर की पार्टी जब हार गई थी विश्व युद्ध में, तो वहाँ पर यहूदियों को आज़ाद कराया। तो अप्रैल 1945 में तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में सिर्फ पिता ही जीवित रहे थे, यानी एन फ्रैंक के पिता ही जीवित रहे थे। ओटो फ्रैंक पीछे नाम आया था ना वो। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली गणना की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ले ली, यानी जला के मार डाला, उसमें उसकी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। ये सारे चल बचे थे उनके पिताजी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल से उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। 2 साल तक वो अज्ञातवास में रही थी ना, तब लिखी थी। अपने 13वें जन्मदिन पर, यानी एन फ्रैंक को अपने 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 पर उस उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली एक नोटबुक मिली थी, यानी एक डायरी मिली थी। कौन से जन्मदिन पे पूछा जा सकता है? 13वें जन्मदिन पे। कब मनाया जाता है, ये काफ़ी गहराई का प्रश्न है। 12 जून 1942 को। तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। छोटी सी बच्ची थी, 13वां तो जन्मदिन था। आजकल के बच्चे तो डायरी देने से तो मतलब फेंक देते हैं, उनको तो खिलौने चाहिए, और ये कितनी समझदार बच्ची थी। डायरी उसने उपहार में ही मिली। एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करते, इस डायरी को अपन पढ़ेंगे ना, तो एक किट्टी को संबोधित करते वो लिखेगी। वो किट्टी कोई और नहीं है। किट्टी किसे कहा गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किट्टी एक गुड़िया मिली थी डायरी के साथ साथ में, उसको संबोधित करने में लिखना शुरू किया था। 13 साल की बच्ची, सोचो कितना दिमाग होगा बच्ची में। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। यानी महीने भर के अंदर क्या हुआ कि 13वें जन्मदिन के महीने भर बाद में गोपनीय स्थान पर जाना पड़ा उनको। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा एन ने 1 अगस्त 1944 को लिखा था। आखिरी हिस्सा पूछा जा सकता है कब है? अगस्त 1944 को।
जिसके 3 दिन बाद में वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। गेस्टापो अपन ने पढ़ा था ना, खुफिया पुलिस। संयोग से उनकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातनागृह से जीवित निकले लिखने वाले ने उनके पिता ओटो फ्रैंक ने उसे पढ़ा तो उसे अपने छोटी सी बिटिया की लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उसे लेखन को महत्व पे वो कायल हो गए कि मेरी छोटी सी बिटिया ने क्या कुछ कर दिया। चली गई थी दुनिया छोड़ करके, लेकिन कुछ ऐसा लिख करके छोड़ के चली गई कि आज भी दुनिया उसको याद करती है, उसको पढ़ती है। उन्होंने हर संभव कोशिश की। 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया था उसके पिताजी ने सबसे पहले डच भाषा में। स्नेह स्नेह वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। देखो कितना अच्छा काम करेगी छोटी सी गुड़िया। यह डायरी इतिहास के एक ऐसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयानक दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और भोक्ता ऐसा है कि उसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ साथ आने वाले दूसरों से पूरी तरह अछूती भी है। और इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में उसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा है। हिंदी अनुवाद करते समय सूर्य प्रकाश ने परिचय देते हुए लिखा है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने की का लगातार डर, 13 साल की उम्र में सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया के अलग थलग पड़े जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए हुए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। बहुत ही प्यारी डायरी है, पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा मित्रों। एक एक पन्ने में ऐसे लगेगा कि वाकई एन फ्रैंक अपने सामने मुकम्मल होती हुई लिख रही है। बहुत शानदार डायरी है। डायरी के पन्ने, शीर्षक ध्यान रखना इसका क्या है, डायरी के पन्ने। कब लिखना शुरू हुई थी, बुधवार को 8 जुलाई 1942 को, और अंतिम जो अध्याय है वो 1 अगस्त 1944 को लिखा था, है ना। सारी पढ़ेंगे। मेरी प्यारी किट्टी, ध्यान रखना ये किट्टी गुड़िया है। ऐसे प्रश्न उठाते हैं एग्जामिनर जहां पर विद्यार्थी एक्चुअल में क्या करता है कि सोचता ही नहीं है कि क्या यार किट्टी छोड़ना, कोई मतलब ही नहीं है। फिर परीक्षा में आ जाता है तो ये तो ध्यान ही नहीं दिया यार, हाँ ये ध्यान ही नहीं दिया इसीलिए हाथ से निकल गया। पर ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पूरे वीडियो में पूरी डायरी पढ़ेंगे, फिर आपको खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे आप लोग कि हाँ यार एक बार अब मैं पढ़ूँ इसको। बिल्कुल तन्मय भाव से एकांत में बैठ करके इस अध्याय को पढ़िएगा। पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल दिलो दिमाग में आपके छप जाएगी, ये अपना वादा है। पर बने रहना अंत तक। अंत में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा मैं इस आपको कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ यार कुछ अपन को पढ़ने को मिला है। हाँ तो देखिए बेटा, अब शुरू करते हैं बेटा जी। ऐसा लग रहा है मानो छोटी सी बच्ची 13 साल की बच्ची लिख रही है, आप 33 साल के हो गए हो कम से कम। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए, यानी रविवार के बाद यानी बरसों बीत गए होंगे। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है, क्योंकि यातनागृह में पड़ी थी ना वो बेचारी, वो अज्ञातवास में पड़ी थी ना छुपे हुए स्थान पर, इसलिए। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, ये मेरी प्यारी गुड़िया, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये मत पूछो कि हम कहाँ और कैसे हैं, ये मत पूछो, ये मुझे भी पता नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हें पल्ले पड़े, यानी कोई बात तुम्हारे समझ में आए, हो सकता है नहीं भी आए। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था, कि रविवार की दोपहर को मेरे साथ क्या हुआ, हमारे साथ। 3 बजे का समय था, हेलो जा चुका था, कोई इसका मित्र है, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि वे बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी, ये खुद एन फ्रैंक पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई, बड़ी बहन। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का जो नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई थी। ये मिस्टर वानदान थे, वो पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त में है। तो वानदान पूछा जा सकता है कौन है, वानदान उनके पापा के बिजनेस पार्टनर हैं। वहाँ पर उनकी मम्मी उनसे मिलने गई थी, अच्छे मित्र थे। मैं अवाक रह गई, आश्चर्य में रह गई कि क्या हुआ, बुलावा, कि वहाँ से बुलावा कैसे आ गया तुम्हारा। हर कोई जानता है कि बुलावे का क्या मतलब होता है। आई थिंक हो सकता है यहाँ पर यहूदियों के बच्चों को बुला करके नाजियों की तरह रेप वगैरह किया जाए, बलात्कार वगैरह किया जाए, या हो सकता है कुछ और भी किया जाए, है ना। इसलिए डर रही थी वो दोनों बहनें। यातना शिविरों के
नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के सामने तर गए, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, परंतु बच्ची को सब कुछ पता था। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उसे उस वक्त कहा था। मार्गोट ने उसी वक्त कह दिया कि पापा को नहीं भेजेंगे। जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी, माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई थी कि उनके पापा गए थे ना मार्गोट की जगह, कि वो कब आएंगे, कि हम कल ही छुपने की जगह जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है, यानी दोनों परिवार साथ साथ में हैं। कुल 8 सदस्य हैं। हम लोग कुल मिलाकर के 7 लोग होंगे, परंतु एक और आएंगे, तो ये टोटली कितने हो जाएंगे? 2 परिवारों के लिए 8 सदस्य हो जाएंगे। हम कुल मिलाकर के 7 लोग होंगे। मौन रहा। हम आगे बात नहीं कर पाए क्योंकि डर रहे थे सभी। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में से किसी को दिखाने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही थी। गर्मी, सस्पेंस भी था। इन सब चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। बिल्कुल बेचारी चुप हो गई सारी की सारी, दोनों बहनें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। यानी किट्टी ने, एन फ्रैंक ने कहा कि ये हेलो है, शायद उनका मित्र है। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या फिर मार्गोट को उचक करके नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा हैं। यानी दोनों ऐसा सोच रही थी कि पापा आ गए होंगे। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे तो मार्गोट को बाहर भेज दिया गया, यानी मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया, क्योंकि वानदान और माँ अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। दोनों कुछ बतिया रहे थे, कुछ पर्सनली मैटर था। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद मेरे लिए आया था। मार्गोट ने तब बताया एन फ्रैंक को। इस दूसरे सदमे से मैं तो खींचने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी, यानी 3 साल बड़ी थी, कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह नहीं जाएगी, कि भगवान का शुक्र है कि यह नहीं जाएगी। अब माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने शायद ही यही कहा था, यानी पापा छिपने की बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे। अज्ञातवास में हम कहाँ जाकर के छुपेंगे? शहर में, किसी के घर में, किसी की परिस्थिति पर, या फिर कब, कहाँ, कैसे? ये सारे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे, क्योंकि बच्चे को ये सारा जानना जरूरी भी होता है और बच्चे को कोई बताता भी नहीं है। इसलिए वो परेशान थी। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी कि अब कल तो निकलना ही है। मैंने सबसे पहले अपने थैले में डायरी ठूंसी, जो अब लिख रही है ना, अपन लोग पढ़ रहे हैं, वो ठूंसी। उसके बाद में मैंने कलर, रुमाल हैं, स्कूल की किताबें हैं, कंघी है, कुछ पुरानी चिट्ठियां हैं, थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, यानी बहुत परेशान थी, कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। और फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाक की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं, कि मेरी याददाश्त ज़्यादा अच्छी है कि मुझे क्या क्या लिया मैंने। तब हमने मिस्टर क्लेमैन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आएंगे। कोई क्लेमैन है मिस्टर, उनको फ़ोन करते हैं। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मियप को लिया लावें। मियप वानदान की मिसिज है। मियप आई और वादा किया कि रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूते, ड्रेस, जैकेट, अंडरवियर तथा स्टॉकिंग्स से भरा हुआ एक थैला लेकर के आई थी। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा तो डरते हुए अच्छे अच्छों का छा जाता है, वो तो बेचारी बच्चियाँ थी, कि किसी को भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। ऐसी हालात में खाना किसको याद आता है यार। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली गई थी। सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे अजनबी हो गई हैं। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 एक बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड सिडम के किराए पर दे रखा था। यानी ऊपर का जो कमरा था वो गोल्ड सिडम को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था, और उसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मेयप और जॉन गेज रात 11 बजे आए, और मेयप 1933 में पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी।
यानी मियप दोस्त थी, उनके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। मियप के पति थे जो जॉन, वो भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते हैं, स्टॉकिंग्स हैं, अंडरवियर और किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों से गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद ही विदा लेकर के चले गए, यानी 11:30 बजे वो खुद ही विदा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। मैं पूरी तरह से थक गई थी और फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है, यानी इस जो बिस्तर में मैं सो रही हूँ वो अंतिम रात है, यहाँ से कल तो निकलना ही है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई, मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर खुली थी। सुबह खुली थी। किस्मत से ये सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही और हम चारों अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी इतने कपड़ों की कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेना चाहते थे, यानी अपने कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए एक के ऊपर एक उन्होंने बहुत सारे कपड़े हम वो पहन लिए थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा हुआ सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंट, एक ड्रेस और अब उसके ऊपर एक स्कर्ट है, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़े पहने रखा था। घर से निकलने से पहले मेरा दम घुटने लगा था, क्योंकि इतना पहनेगा तो दम तो घुटेगा। लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे एन कैसा लग रहा है तुम्हें, यानी किसी को ये परवाह नहीं थी कि मुझे कोई पूछे। परवाह कौन थी? सबको अपनी जान की पड़ी थी। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए ये अनजान जगह थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और मुतरजे की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी मुतरजे, ये बिल्ली है कोई इनके, जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड शिमडट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ पर छोड़ा जाना था, यानी बिल्ली को पड़ोसियों को दे देना आप। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज़ पर बिखरा नाश्ता का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर कोई मीट, ये सारी चीज़ें यहीं पर दर्शाती हैं। ये बातें दर्शाती हैं कि हम बहुत हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर जा रहे हैं, कि बहुत हड़बड़ी थी, हमें बहुत जल्दी थी, हम जा रहे हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़ करके जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह से यहाँ पर निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल ये पहला अध्याय उनका पूरा होता है, पहला पन्ना उन्होंने अपनी डायरी का लिख दिया, तुम्हारी एन। ठीक है। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है गुरुवार को 9 जुलाई 1942 को। ठीक है। प्यारी किटी फिर अपनी गुड़िया को संबोधित करती हुई लिखती है, तो आखिर हम चल पड़े। आखिर वो घर छोड़ करके निकल जाते हैं। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए, हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग के बैग थे जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस के भरे हुए थे। अड़सों पड़सों डाल लिया उन्होंने। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़े बेचारगी भरी नजरों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते हैं कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि यहूदियों को वाहन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। हमारे सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा, ये पीला सितारा यहूदियों को दिया गया था, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी ना, जिसे पता चले कि ये यहूदी हैं, और सारी दास्तां खुद ही कह देता था। वो पीला सितारा दिया हुआ था, इससे पता चलता था कि ये लोग यहूदी हैं। हम गली में पहुंच गए, तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या है। अब धीरे धीरे बताते हैं उसको, एन को। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा सामान करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जा रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक जो मार्गोट के लिए बुलावा आ गया तो योजना वो 10 दिन के लिए आगे खिसकानी पड़ी, इसलिए पहले 16 जुलाई को निकलना था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। कम तैयार किए गए थे कमरे,
छिपने की जगह है पापा के ऑफिस की इमारत में थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस के काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमैन, मियप और 23 वर्ष की एक टाइपिस्ट जिसका नाम है बेप और बोस्कुइल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर थी। अब देखो वो सितारा शब्द आया था ना ऊपर, उसमें यह कि हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि पहचान के लिए पीला सितारा वो पहने, इसलिए एन है उनके माता पिता ने वो पहन रखा था। उनको सूचना पहले कर दी गई थी। मिस्टर वोस्कुइल, बेब के पिता, दो और सहायक के साथ में गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था कि यहाँ पर कौन आने वाला है। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि तह मंजिल पर बना हुआ बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल होता। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं और ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह, यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। इलायची, लौंग, काली मिर्च इनका बनाने का एक कोई गोदाम था, कारखाना था छोटा सा। गोदाम के दरवाजे में, गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा भी है और उसके पीछे वाली सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है और इस पर काले अक्षरों पर कार्यालय लिखा हुआ है। और यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। यह बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान बेप, मियप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा बना हुआ है जिसमें तिजोरी है, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी एक अलमारी है। और इन सभी गलियारों के पार एक छोटा सा दम घोंटू अंधियारा कमरा है, एक छोटा सा कमरा और है अंदर। यह बैग का ऑफिस है जिसमें मिस्टर कुलगल और मिस्टर वानदान बैठा करते हैं। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुलगर बैठते हैं। मिस्टर कुलगर के ऑफिस में पैसेज पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं खुलता। मिस्टर कुलगर ने के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और वहां पर 4 सीढ़ियां चढ़ोगी और तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी, यानी अंदर एक और ऑफिस है। यह पूरी इमारत का शो पीस है। पूरी जो इमारत है इसका शो पीस बनाया गया। शानदार महोगनी है, फर्नीचर है, एल्यूमिनियम का फर्श है, लिनोनी लिनोलियम का फर्श है जिस पर से कालीन बिछा हुआ है। एक रेडियो भी रखा है, आकर्षक लैंप भी है। सब कुछ उत्तम दर्जे का है। और उसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर भी है एक साथ में। उसमें गर्म पानी करने का हीटर भी है, गैस के चूल्हे भी रखे गए हैं और साथ साथ में पाखाना भी है, लेट बात की व्यवस्था भी है। ये पहली मंजिल का नक्शा बता दिया है यहाँ पर। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह आती है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाएं तरफ का जो दरवाज़ा है वो मसाला रखने के स्टोर में, अटारी में और घर के सामने की तरफ वाली मियाने की तरफ जाता है। एक दाएं तरफ का दरवाज़ा घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। यह दूसरा रास्ता सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह में दाएं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त अनेक्षी की तरफ आता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट और मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान रखा गया है और उसके पार करते ही आप भीतर आ जाओगे, यानी वो वहाँ पर रहते थे वहाँ पर आ जाएंगे। आपके सामने कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर के खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम में काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना है और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन बना हुआ है, वॉश बेसिन। और इसके किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मैं और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के जो कमरा है उसकी तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़ करके बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे
बने हुए पुराने मकानों के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देख करके हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला में काम आता था। और ये मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे या फिर डाइनिंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी अटारी और मियानी भी हैं। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। यहाँ पर अपने नए घर का बखान करती है एन। मैं तुम्हारी पूरी इमारत की सैर है वो करवा दी है, कि मैंने सारी इमारत की सैर करवा दी है, तुम्हारी एन। दूसरा अध्याय खत्म। अब तीसरा शुरू होता है शुक्रवार के दिन 10 जुलाई 1942 को। मेरी प्यारी किट्टी वही गुड़िया को संबोधित कर रही हैं। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है कि तुम्हें बोर कर दिया हो, क्योंकि अपने को भी अजीब अजीब लगा था ना, तो ये बोर कर दिया, ऐसा अपनी गुड़िया को समझा रही है। लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची, और इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों में पता चलेगा कि मैं आगे लिखूंगी कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रशेनग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मियप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर फिर एनोक्सी में ले आई और हमें अकेला छोड़ गई, और बाद में हमारे पीछे दरवाज़ा है वो भी बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी और वह हमारी राह देख रही थी, यानी बड़ी बहन है वो पहले आ गई थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे जो सामान से ठूंसे पड़े थे, वहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा, फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था, पूरा भरा हुआ था कमरा। और उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा जो सामान है वो तरबीज से लगाने की ज़रूरत थी, यानी ढंग से जचाने की। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू करना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादर वाली सीढ़ियों पर ही पसर गई थी। बिना चादर वाली जो गद्दियाँ हैं उन पर पसर गई, यानी चादरी नहीं बिछाई थी। थकी थी, बेहाल थी, पस्त थी, लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला। तुरंत जुट गए दोनों बाप बेटी। हमें सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। छोटी सी बच्ची है परंतु काम सारा कर रही है। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए थे। ये इनको भी नींद आ गई। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी, खाना तो तब अच्छा लगता है ना जब दिल में सुकून हो। इनको तो जान की पड़ी थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत हो रही थी। पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी, ये दोनों काम कर रहे थे। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात में के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मियप हमारे राशन कूपनों की शॉपिंग करने के लिए गई थी। पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगवा लिए, यानी ब्लैक कलर के पर्दों में क्या है कि अंदर कोई रहता वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लगवाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ करके साफ करवाया किया। सवेरे ही रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। पूरे दिन काम किया इन्होंने। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं मिली थी कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त अनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। यहाँ पर यह अध्याय है वो ख़त्म करती है। नेक्स्ट अध्याय 28 नवंबर 1942 को शुरू होता है। 28 नवंबर 1942 को। अभी अपनी गुड़िया को संबोधित करती हुई एन कहती हैं कि इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, क्योंकि अंधेरे में रहते थे ना, तो बिजली तो चालू रखनी ज़रूरी थी। और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके थे, यानी खाने से ज़्यादा बिजली पे खर्चा आ रहा था। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए, यानी बाई चांस बिजली कट जाए तो एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मज़ेदार ख्याल है कि एक पखवाड़े 15 दिनों तक बिजली नहीं रहेगी। नहीं क्या, लेकिन कौन जानता है ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता
4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते थे। 4 साढ़े 4 बजते ही लाइट चली जाती तो पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए ये जो वक्त था हम उलुल जुलुल हरकतें करके ही गुजारते थे। हम पहेलियाँ बुझाते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते और किताबों की समीक्षा करते। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लगता। काल कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला था। एन ने दूरबीन लगा करके पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना शुरू कर दिया, दूरबीन से दूसरे घरों में। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि 1 इंच भर भी नहीं। लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अंधेरा होगा तो दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोसी में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं पड़ोस में। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार था, वो डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था, यानी उसके दांत डाल रहा था कुछ। मिस्टर डिशेल, जिसके बारे में कहा गया है कि उनके बच्चों के साथ बहुत पढ़ती थी, यानी अच्छे लगते थे बच्चे डिशेल को, और वे उन्हें खूब प्यार करते थे। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन के मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते, जिन्हें सुन करके नींद आने लग जाती थी। क्योंकि मुझे अकेली को ही ये सुख मिला हुआ है कि मैंने उनके साथ, महाराज डिशेल के साथ, यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती थी। चूँकि मुझे ही हम तीनों में आमतौर पर खर दिमाग और तुकन मिजाज समझा जाता था, यानी एन को ही समझा जाता था। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वह पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरह है, कान ने धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मास्टर डिशेल जो है, मिस्टर डिशेल, अच्छे खासे चुगलखोर हैं, यानी इधर की बात उधर कर देते हैं। वे जाकर के सारी की सारी बातें रिपोर्ट मम्मी को दे आते थे। अगर मिस्टर डिशेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और मगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो विशेष मिसेज वॉन है, वो मुझे 5 मिनट बाद में बुलावा भेजती है। सचमुच मीन में एक निकालने वाले परिवार हैं। मीन में एक निकालने वाले परिवार के केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरह के दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम है नहीं होता है। ऐसा मिसेज वॉन समझाती है इनको। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापा को बढ़ा चढ़ा करके बताएगी, अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उस पर हंस सकती हूँ या फिर रो सकती हूँ। मैं उस अजीब से ख्याल के साथ उसको नींद आ जाती है, सो जाती है। मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैंने उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब वापस गुड़िया को संबोधित करती है। अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिख करके उन्हें काटना पसंद नहीं करती, यानी एक बार लिख देती हूँ, उनको काटना पसंद नहीं करती। ये है एनी की फोटो, एन फ्रैंक की एक पन्ने की फोटो है, एन फ्रैंक की डायरी का एक पन्ना। और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़ करके रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस मिस्टर डिशेल थे, वो चुगलखोर प्रवृत्ति के थे, उनके पास ये बैठी रहती थी, इस प्रकार की बातें हैं उनमें। अब आता है अगला अध्याय। अगला पत्र क्या लिखती है? शुक्रवार को 19 मार्च 1943 को लिखना शुरू करती है। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था, हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, और हुआ यह था कि केंद्रीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि टर्की जल्द ही तटस्थता छोड़ देगा, यानी टर्की है वो भी तटस्थता छोड़ देगा। डेम चौक पर अखबार बेचने वाला जो है वो चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे
और इस तरह से हमने उस उत्साहवर्धक अफवाह सुनी। एक ऐसी अफवाह उन्होंने सुनी थी कि टर्की भी अब युद्ध में शामिल हो गया। 1000 गिल्ड के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं, उनको अवैध कर दिया। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो भूमिगत हैं, या तो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्ड का नोट बदलने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा कि 1000 का नोट आपके पास कहाँ से आया। उन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्ड के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। सारे के सारे नोटों वो बेकार हो जाएंगे। गियज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्ड के कुछ नोट बाकी हैं जिनका हिसाब किताब नहीं था। उन्हें कंपनी के आगामी वर्षों के लिए अनुपातिक या फिर अदायगी से निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी से ऊपर है, यानी अभी तक तो बचे हुए हैं। मिस्टर डिशेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई थी। इसका मतलब यह है संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा, यानी जल्दी मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डिशेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट के पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ में वे चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है और उनके लिए पत्थर ठीक करती है, पापा ने उन्हें मना किया कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे, यानी चिट्ठी वगैरह लिखना फिर से शुरू कर देंगे। मार्गोट कौन थी? एक डच अध्यापिका थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वो डच पढ़ाती थी वहाँ पर। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं और हमने उन्हें रेडियो पर सुना है। सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था, पर सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। एक कोई सैनिक बता रहा था कि मेरा नाम हेनरिक सापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए? स्नालिनग्राद में। स्नालिनग्राद के पास में। किस किस्म का घाव है ये? अब आगे बात होती है। दोनों पांव बर्फ की वजह से गड़ गए हैं और बाएं बाजू की हड्डी भी टूट गई है। ये बात जस की तस दे रही हूँ। मैंने रेडियो पर कठपुतलियों की खेल की तरह सुनी है। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते हैं। जितने ज़्यादा घाव जितना ज़्यादा गर्व है। और इनमें से एक तो हिटलर के हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह अभी एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, लेकिन हिटलर से वो हाथ मिलाना चाहता था। मुझसे डिशेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डिशेल को इसकी भरपाई कर दें। उसको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती है, यानी युद्ध के समय खराब हुए साबुन है उनकी एक बट्टी मिलती है। वो पापा को बोल देती है कि इनको दूसरा दे दो, अच्छी बच्ची है तुम्हारी है। अगला पत्र शुरू होता है शुक्रवार को 23 जनवरी 1944 को। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों के वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे और गहरे में उतरना पड़ेगा, यानी अतीत में जाना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ पैर भी रोचक जानकारियाँ लगेंगी, यानी तुम्हारे हाथ में कुछ रोचक जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ, यानी रविवार के समय ये कार्य करती है। ये संज्ञान अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुलगर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। और इस घर परिवार के लोग, ऐसे लोग जो ज़रा भी दुनियादारी नहीं है इनमें, और इसे
पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं, यानी ये चीज़ लाते हैं तो पैसे लगते हैं ऐसा मानते हैं, पर ऐसा हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद में किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही से बता सकती हूँ। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फिल्म देखने जाती है और शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रही है, तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षा फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने एक फिक्रा कसा ऐसा कि मुझे बाद में जो फिल्में हैं वो देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्में की कहानियाँ, नायकों के नाम आदि समीक्षाएं जुबानी याद रहती हैं, इसलिए वो फिल्म देखने नहीं जाती है। जब भी मैं नई केस सज्जा बना करके बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति असहमति जो वो साफ साफ पढ़ लेती हूँ, और ये है भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ, यानी हेयर स्टाइल वो ऐसी बनाती थी। मेरा ये जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। वहाँ तक तो मेरे हेयर स्टाइल का जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह हर आधे घंटे से ज़्यादा बदलती रहती है, यानी टिकता ही नहीं है हेयर स्टाइल, वो बदल देती है तुरंत ही। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन वो इस प्रकार की करती रहती है। अगला अध्याय देखिएगा। बुधवार को शुरू होता है 28 जनवरी 1944 को। मेरी प्यारी किट्टी अपनी गुड़िया को संबोधित कर रही हैं। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, अपने आप को एक बिल्कुल साधारण पशु समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली की तुम्हारी उबासी आ जाए, यानी बार बार मैं मेरी बासी बातें बता रही हूँ तुम्हें, तो एक गाय की तरह तुम्हें भी जुगाली आ सकती है, और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, यानी मैं जो बता रही हूँ वो तुम्हें पानी की सड़ते हुई तरह नीरस लगता है, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो। मैं रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है मुझे तो। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या फिर अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी और मिसेज वानदान हैं, वो अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर के बैठ जाती हैं जो हमने हज़ारों बार सुन चुके हैं, या फिर डिशेल शुरू हो जाते हैं जो खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लाट का महंगाई, वार्डरोब, लीक करती नावें, और 4 वर्ष की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती उनकी मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये निकला कि जब भी हम आठों में से 8 सदस्य हैं ना टोटल, उनमें से कोई भी अपना मुंह खोलता, बाकी सातों उनके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं, और किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसके 5 लाइन पता होती है कि नतीजा ये निकलना है। होता इनका पता होता है कि लतीफ़ा सुनने वाले को अकेले हंसना पड़ता है, अलग अलग ग्वाले या फिर राशन वाले कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालिकों से संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र कल्याण हो चुके हैं, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अनेक सी की यह हालत है कि यहाँ नया या फिर ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। लोगों का नमक मिर्च लगा करके वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती तो मिस्टर क्लीमैन जॉन मेयर पहले ही बता चुके होते हैं कि कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोकती रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे खास करके एन कभी भी किसी बड़े को टोकने और सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, यानी ये इस हिसाब से रहते हैं कि मैं किसी को टोक न दूँ, बेइज्जती न हो जाए किसी की, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या फिर उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो, फिर भी मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है।
जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या फिर भूमिगत हुए लोगों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। वे ये जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं, कि अपन भी छुपे हुए हैं, भूमिगत हैं, उसी तरह और लोगों के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कौन कौन? जॉन और मिस्टर क्लीमैन। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न, हमें उन सबको तकलीफों से, हम सबकी तकलीफों से क्या है, हमदर्दी है, जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में खुशी भी है जो कैद से आज़ाद किए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है, या तो भूमिगत हो जाओ या फिर अज्ञातवास में चले जाओ। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे हुए लोगों की वित्तीय सहायता भी करते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। और कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की मदद के लिए कितना काम है कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो ये है कि हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण ये है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी हिम्मत भी हमारी जैसी हो जाए, उनकी किस्मत भी, सॉरी, उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखाने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जुर्माने के खिलाफ युद्ध की बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, इसमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लेमैन नीदरलैंड में भूमिगत हो चुके हैं। आदमी और पुलिस वालों के बीच में हम फुटबॉल के मैच का जिक्र कर रहे हैं, और हिल्वर कसम के नए राशन कार्ड, सिल्वर हिल्वर हिल्वरसम के नए राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्ड देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास गृह में रह रहे किसी लोगों के रजिस्ट्रार से आग्रह किया गया है कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर के अपने कार्ड ले जाएं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे। तुम्हारी एन। दोस्तों, बाकी बचा जो अध्याय है वो अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।